हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बोलता जाता है अर्ध अनुबंध। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अर्ध अनुबंध होता है, इसके अंदर किसी तरह का ना तो प्रपोजल होता है, ना कोई एक्सेप्टेंस होती है, ना ही कोई कंसेंट होती है, और ना ही आपका ऐसा इंटेंशन होता है कि आप किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। यानी कि यहाँ दो पार्टी जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, आपने पढ़ा है, वो इसमें होती ही नहीं है। जबकि जो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी कौन इम्पोज करता है? इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी पार्टी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो लॉ द्वारा इम्पोज की जाती है, कानून द्वारा थोपी जाती है। यानी कि कानून जैसा कहेगा आपसे, उस तरह के आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस करना है। जबकि हमने ऐसा परफॉर्मेंस करने का कोई प्रॉमिस किसी भी पार्टी से, किसी व्यक्ति से नहीं किया था। ठीक है, इसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी लायबिलिटी बनेगी या जो आप परफॉर्म करोगे, उसके बारे में आपको कोई प्रपोजल नहीं रखा गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेस प्रपोजल नहीं हुआ है, तो हम सारे के सारे जो आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जैसे इसके हम कुछ टाइप्स ले सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमको कुछ एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जैसा आपने पढ़ा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किसी पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना कैसा है? ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर लॉ के अकॉर्डिंग जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई माना गया है वो नहीं होने चाहिए। तो हम इसी में एक ले लेते हैं कि अगर मान लो आप किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को नेसेसिटीज़ सप्लाई करते हो। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति। जैसे मान लो एक बंदा है ए, और ए जो है ये अनसाउंड माइंड पर्सन है, ठीक है, और इसकी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी एक शॉपकीपर ने ली है। ये इसको खाने पीने की चीज़ें सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ए और उस शॉपकीपर के बीच में किसी भी टाइप का कोई प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या कोई कंसेंट नहीं ट्रांसफ़र की गई है। लेकिन फिर भी जो शॉपकीपर है वो इस ए की प्रॉपर्टी में से अपने लिए वो चार्जेस लेने के लिए ऑथोरिटी रखता है, जितना पैसे का या जितने रुपए का ये माल किसको दे रहा है? इस ए को दे रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ए को इसके लिए लॉ लायबल मान सकता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी में से शॉपकीपर को क्या करे? उन नेसेसिटीज़ की सप्लाई के लिए पेमेंट करे। क्लियर? तो पहला आपको समझ में आ चुका है। यानी कि अगर मान लो अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन को नेसेसिटीज़ की सप्लाई की जाती है, तो जो सप्लायर है वो उस अनसाउंड माइंड पर्सन की प्रॉपर्टी में से जो चार्जेस हैं वो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे इफ़ ए पर्सन makes a payment willful for whose any other party is liable, then he can recover this from the other party। यानी कि हुआ क्या कि अगर मान लो आपने अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, विलफुल हमने लिखा है विलफुल, अपनी स्वेच्छा से कोई ऐसा पेमेंट किया जिसके लिए कोई दूसरी पार्टी लीगली क्या थी? लायबल थी। उसको वो पेमेंट करना था, लेकिन उसकी तरफ से हमने कर दिया क्योंकि उससे नुकसान हमको भी होने वाला था। तो ऐसी कंडीशन में आप उस पेमेंट को उस दूसरी पार्टी से रिकवर करने की ऑथोरिटी रखते हैं। अब ये चीज़ कौन इम्पोज करेगा? ये चीज़ इम्पोज करेगा उस दूसरी पार्टी के ऊपर लॉ।
क्योंकि हमारे बीच में तो कोई किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ नहीं है जिसमें हमने कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया हो या प्रपोजल रखा हो या हमारे बीच में कोई कंसेंट हुई हो या हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे अपनी तरफ से क्या कर दिया, पैसे दे दिए, तो हम वो पैसे सामने वाली पार्टी से रिकवर करने की ऑथोरिटी रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, और ए जो है ये एक हाउस ऑनर है, हाउस ऑनर, और जो ये बी है ये एक टेनेंट है, इसको हम किराएदार बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो दोनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक ही आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो नोटिस है वो ए के नाम से आता है, ए एब्सेंटीज़ में माना गया है यहाँ पर, तो बी जो है उसको ये नोटिस मिला ड्यू डेट तक, जो इसका ड्यू डेट था उससे पहले तक ए के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वहाँ से नोटिस आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। इस कंडीशन में बी को अभी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दोनों एक ही मकान में रह रहे हैं। तो बी ने क्या किया है, अपनी तरफ से उस नोटिस के कंसिडरेशन में या नोटिस के रिप्लाई में वो पेमेंट कर दिया है, और ऐसा करने से उसने ए का भी क्या कर दिया, चार्ज पेमेंट कर दिया। लेकिन अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ए लायबल था, लेकिन इसका पेमेंट बी ने कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में बी जो है वो ए से उस चार्ज को रिकवर कर सकता है जिस चार्ज का पेमेंट बी ने ए की तरफ से किया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कौन इम्पोज कर रहा है, वो लॉ इम्पोज कर रहा है, जबकि इन्होंने आपस में किसी तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे वॉलेंटरली बट विद द इंटेंशन ऑफ रिसीव ए पेमेंट if any party done any work for other, then other party will be liable for payment। थर्ड टाइप में आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्वेच्छा से अपने मन से हमने काम किया है, लेकिन हमारे माइंड में इंटेंशन किसका है कि हमें पेमेंट लेना है, और उस पेमेंट के लिए हमने अदर पार्टी के लिए कोई काम कर दिया है, तो हम उस अदर पार्टी से उस पेमेंट के लिए लायबिलिटी मान सकते हैं। वो लायबल होगा कि वो हमें पेमेंट करे, और ये चीज़ हमारे बीच में डिस्कशन नहीं हुआ है, और लेकिन इसको हम इम्पोज्ड बाई लॉ मान सकते हैं। कल को अगर हम चाहें तो बाई कोर्ट ये पेमेंट उससे क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बातें करेंगे कि एक बंदा है ए और एक है बी, और ये बी जो है ये डॉक्टर है, और ए जो है ये नेबर है, पड़ोसी है। तो ए ने क्या किया, सिंपली अपनी किसी रिलेटिव को बी को उसके घर पर ही क्या किया, कंसल्ट करवा दिया है। यहाँ पर वॉलेंटरली आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन है कि डिस्कशन करने का या कंसल्ट करने का। ए आपको कोई ना कोई चार्ज देगा, कोई ना कोई पेमेंट करेगा, क्योंकि डॉक्टर कंसल्टेशन की फ़ीस लेते हैं। अब यहाँ पे ये नेबर है, तो नेबर के माइंड में ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेबर के माइंड में क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि बी का इंटेंशन क्या है कि मुझे इसके बदले में इससे क्या मिलेगा, एक चार्ज मिलेगा, एक पेमेंट मिलेगा। इस इंटेंशन से आपने उसके लिए कोई काम कर दिया है। अब ये जो व्यक्ति है इसने क्या किया, आपके लिए कोई पेमेंट नहीं किया, तो आप ए को लायबल मान सकते हैं इम्पोज्ड बाई लॉ। अगर मान लो हम ये करें तो ए इसके लिए लायबल होगा कि वो उस नेबर डॉक्टर को उसकी कंसल्टेशन जो फीस है उसका पेमेंट करे। क्लियर। तो इसने इच्छा से अपने से काम किया है, लेकिन इसके माइंड में इंटेंशन क्या था कि इसको पेमेंट लेना है, ठीक है। और इस तरह से इसने कोई काम किया, सामने वाले ने पेमेंट किया ही नहीं, तो यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग ए जो है उसको लायबल माना जा सकता है। इसको मानेंगे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई दो पार्टी आपकी आपस में बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी मामले के एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने आप ही आ जाती हैं,
और उसमें जो कंसिडरेशन होता है, उसमें जो परफॉर्मेंस होता है, वो किसी एक दूसरे को प्रॉमिस नहीं किया जाता, बल्कि ये लॉ द्वारा इम्पोज किया जाता है, यानी कि कानून जो आपको बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के आपके ये 3 टाइप्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट लेक्चर में बातें करते हैं हम अगले प्रोविजंस के बारे में। थैंक यू।